गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। उसमें हमने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बल थे चार प्रकार के। एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत बल, तीसरा था हमारा दुर्बल बल और चौथा था नाभिकीय बल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं डीपली हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इस लेक्चर में हम संरक्षण सिद्धांतों को केवल डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि संरक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं। उनमें से आता है नंबर एक, आता है आपके रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि रेखीय संवेग क्या होता है। तो रेखीय संवेग होता है P बराबर mv। ये रेखीय संवेग होता है। रेखीय संवेग क्या होता है? P बराबर mv। रेखीय संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और v होता है वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग का गुणनफल उसका क्या कहलाता है? रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग को किससे दर्शाते हैं? P से। अतः P बराबर mv। P बराबर क्या होता है? mv। अब रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कुल संवेग, कुल रेखीय संवेग सदैव क्या रहता है? नियत। सदैव नियत रहता है। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि F बराबर क्या है? इफ F बराबर 0 देन P बराबर क्या आ जाएगा? नियतांक। यही किसका सिद्धांत है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल क्या होता है? शून्य होता है। अनुपस्थित का मतलब अनुपस्थित हो तो उस पिंड का कुल रेखीय संवेग सदैव क्या रहता है? नियत, अर्थात P बराबर नियतांक। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा सिद्धांत? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये पहला संरक्षण सिद्धांत है। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। नंबर 2 कौन सा सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इसके विषय में तो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको केवल क्या करते हैं? हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। इसे ही कौन सा सिद्धांत कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात ऊर्जा सदैव क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है, जैसे हमारा पंखा चलता है। ठीक है, पंखा क्या देता है? हवा देता है, घूर्णन करता है। कौन सी ऊर्जा से चलता है? ये विद्युत ऊर्जा से। और ये कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में।
ठीक है। तो पंखा कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में। तो जो विद्युत ऊर्जा थी वो घूर्णन ऊर्जा में बदल गई, नष्ट नहीं हुई है, वो दूसरी ऊर्जा में बदल गई है। बल्ब जलता है, बल्ब क्या देता है हमको? प्रकाश देता है। तो विद्युत ऊर्जा को बल्ब किस में बदल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। बदल रहा है कि नहीं? तो यही चीज है। जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है? घूर्णन करता है। घूर्णन करता है कि नहीं? जनरेटर को घुमाते हैं तो घूर्णन ऊर्जा हम उसको देते हैं, तो वो कौन सी ऊर्जा देता है जनरेटर हमको? विद्युत ऊर्जा। जनरेटर से हमको विद्युत प्राप्त होती है ना। तो ऐसे ही एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे सेल होता है? बैटरी होती है। बैटरी क्या करती है? सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऐसे जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते और नहीं उत्पन्न कर सकते। ठीक है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल क्या करते हैं हम? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपके दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इसके बाद आता है आपके नंबर 3, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। नंबर 3 आता है कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत। देखो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? कोणीय संवेग होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोणीय संवेग की। तो कोणीय संवेग को या तो हम दर्शाते हैं J से या दर्शाते हैं L से। और J बराबर होता है P क्रॉस R। P क्या है यहां पे? रेखीय संवेग। और R है पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी। ठीक है। तो कोणीय संवेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी पिंड की रेखीय संवेग P और पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल उसका क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग को J से भी दर्शा सकते हैं और L से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो कोणीय संवेग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत मैं लिख देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में बलाघूर्ण आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे घूर्णन गति करती है। बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ये कोणीय संवेग संरक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में प्रत्येक पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। सदैव कैसे रहता है? नियत रहता है। यही कौन सा सिद्धांत है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है। ये हो गया आपके तीसरा सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ये यदि टॉय बराबर 0 होता है, यदि क्या होता है? टॉय। बलाघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टॉय से। टॉय बराबर 0 देन J बराबर नियतांक। इफ यानी यदि टॉय का मान 0 होता है देन J बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है। यही कौन सा सिद्धांत है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। इसके बाद एक सिद्धांत और है आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत।
नंबर 4 आवेश संरक्षण सिद्धांत। नंबर 4 है आवेश संरक्षण सिद्धांत। देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत को समझने से पहले आपको एक विलगित निकाय समझना पड़ेगा कि निकाय किसे कहते हैं। तो निकाय क्या होता है, कणों का समूह निकाय कहलाता है। कोई भी समूह, कोई पिंड है उसको निकाय कहते हैं, ठीक है। कणों का समूह निकाय कहलाता है। लेकिन जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय किसे कहेंगे, जिस पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो उसको विलगित निकाय कहते हैं। और आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ा था हमने। आवेश क्या रहता है, आवेश को न तो हम नष्ट करते हैं नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। संपूर्ण जो आवेश होता है किसी विलगित निकाय का, वो सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता, अर्थात इसे न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। जैसे दो पिंड हैं मान ली, एक पिंड ए है और एक पिंड बी है। यदि हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ये तो ए हो गया और ये हो गया बी। अब दोनों को हमने लिया तो दोनों से एक साथ विलगित निकाय के अंतर्गत हो गए। दोनों किसके अंतर्गत हो गए, विलगित निकाय। ठीक है। अब यदि दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पर तो आ जाता है धनावेश और एक पर आ जाता है ऋणावेश। ये हम पढ़ेंगे कैसे धनावेश से कैसे ऋणावेश आता है, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम केवल सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो जो धनावेश और ऋणावेश आ जाता है रगड़ने पर, फिर यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो वापस दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन। वापस क्या हो जाते हैं, उदासीन। मतलब इन पर कोई सा भी आवेश नहीं रहता है। पहले दोनों अलग अलग हैं तब इन पर कोई सा भी आवेश नहीं है, मतलब आवेश का मान क्या होता है, 0। जब इनको रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद में एक तो धनावेशित हो जाती है और एक ऋणावेशित। फिर यदि दोनों को, एक ऋणावेशित और धनावेश को यदि हम आपस में मिला देंगे तो वापस वो क्या हो जाएंगे, उदासीन। मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश कब रहता है, बाद में। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके संरक्षण सिद्धांत हो गए। कितने थे, 4। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत और आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद आता है आपके वैज्ञानिक यंत्र। कौन कौन से वैज्ञानिक यंत्र होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। वैज्ञानिक यंत्र हम पढ़ेंगे। वैज्ञानिक यंत्र कौन कौन से और उनकी क्या क्या कार्य है। इसमें आता है नंबर 1। नंबर 1 आता है आपके बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर होता है वायु दाब नापने का यंत्र।
वायु दाब मापने का यंत्र। ठीक है। नंबर 2, बैरोमीटर के बाद में आपके आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर है, ये ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर का उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला द्वितीयक सेल। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला द्वितीयक सेल। एक्यूमुलेटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला द्वितीयक सेल। एक्यूमुलेटर है, ध्यान रखना। नंबर 3, जिसको बैटरी भी हम कह सकते हैं। एक्यूमुलेटर को हम क्या कह सकते हैं? बैटरी भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नंबर 3 आता है आपके एक्सीलेरोमीटर। एक्सीलेरोमीटर आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि एक्सीलेरोमीटर का क्या उपयोग है। तो एक्सीलेरोमीटर का उपयोग होता है वाहन का त्वरण मापने में। वाहन का त्वरण मापने में। नंबर 4, एक्सीलेरोमीटर के बाद में आपके आता है वोलोमीटर। वोलोमीटर वोलोमीटर का होता है उष्मीय विकिरण मापने में। उष्मीय विकिरण मापने में। ठीक है। नंबर 5, वोलोमीटर के बाद में आपके आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने में। ऊष्मा की मात्रा मापने में। इसके बाद आता है आपके नंबर 6, वर्नियर कैलिपर्स। कैलिपर्स भी कह देते हैं इसको डायरेक्ट। इसका उपयोग होता है बेलनाकार तथा गोल वस्तुओं का भीतरी एवं बाहरी व्यास ज्ञात करने में। बाहरी व्यास ज्ञात करने में। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 7, वर्नियर कैलिपर्स के बाद में आपके आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। कम्यूटेटर का उपयोग होता है, इसको दिक् परिवर्तक भी कहते हैं हिंदी में। इसका उपयोग होता है विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने में। विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करने में। ठीक है। इसके बाद में आता है नंबर 8, कम्यूटेटर के बाद में आता है आपके डायनेमो। डायनेमो या जनित्र भी कहते हैं इसको। जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। ठीक है। नंबर 9, डायनेमो के बाद में आपके आता है मोटर। मोटर क्या करती है? जस्ट अपोजिट, विद्युत ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में। ठीक है। डायनेमो और मोटर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। ठीक है, ये हो गया आपके 9। इसके बाद में और भी हैं बहुत सारे। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 10, फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है। नंबर 11, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा की दिशा एवं तीव्रता। दिशा एवं तीव्रता ज्ञात करने में। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 12, गैल्वेनोमीटर के बाद आता है आपके गायरोस्कोप। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में। घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में। नंबर 13, 12 हो गया गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के बाद में आता है आपके हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है आपके द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। नंबर 14, हाइड्रोमीटर के बाद में एक और होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। इसके बाद आता है हिप्सोमीटर। नंबर 15, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का उपयोग होता है द्रव का क्वथनांक ज्ञात करने में। द्रव का क्वथनांक ज्ञात करने में। नंबर 16, हिप्सोमीटर के बाद में आता है आपके सूक्ष्मदर्शी।
ये तो जानते ही होंगे आप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने में, आवर्धित का मतलब बड़ा, बड़ा करके देखने में। सूक्ष्मदर्शी के बाद में आता है नंबर 17 दूरदर्शी। दूरदर्शी दूर स्थित वस्तुओं को देखने में, ये तो आप जानते ही होंगे। रडार, रडार का उपयोग किया जाता है वायुयान की दिशा तथा दूरी ज्ञात करने में। राडार, वायुयान, वायुयान जो होते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह, इनकी दिशा एवं दूरी ज्ञात करने में। वायुयान की दिशा तथा दूरी ज्ञात करने में। इसके बाद आता है नंबर 18 रडार के बाद में आता है आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बोलते हैं जिसको हम, रेफ्रिजरेटर। और जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है उसका उपयोग किया जाता है किसी कक्ष का ताप निश्चित रखने में, कक्ष का ताप नियत रखने में। नंबर 19 सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है, सिस्मोग्राफ ने देखा जो भूकंप वगैरह आते हैं ना, तो भूकंप के कारण झटकों का जो झटके लगते हैं, कितना कंपन हुआ है, तो सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, कितनी तीव्रता का भूकंप है। भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने। नंबर 20 सिस्मोग्राफ के बाद में आता है आपके स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का उपयोग होता है वाहन की तात्क्षणिक गति ज्ञात करने, वाहन की तात्क्षणिक गति ज्ञात करने। ज्ञात करने में, ठीक है, ये स्पीडोमीटर का उपयोग होगा। 20 हो गए, इसके अलावा और भी है, और भी बता देता हूं, वैसे बहुत सारे हैं। कंपटीशन की एग्जाम होती है उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन से यंत्र का उपयोग कौन सी चीज ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा स्पेक्ट्रम देखने में, स्पेक्ट्रोस्कोप 21 स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम देखने में। स्पेक्ट्रम मतलब संरचना, स्पेक्ट्रम देखने में। नंबर 2 स्पेक्ट्रोस्कोप के बाद आता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता ज्ञात करने में, वक्रता ज्ञात करने में। स्पेरोमीटर हो गया। स्पेरोमीटर के बाद में आता है स्टॉप वॉच, और आती है
जो कि हमारे मोबाइल वगैरह में भी होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का उपयोग होता है समय की अवधि ज्ञात करने, समय की अवधि ज्ञात करने। स्टॉप वॉच के बाद में होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बारीक तारों का व्यास ज्ञात करने, तारों का व्यास ज्ञात करने। ये स्क्रू गेज का उपयोग है। स्क्रू गेज के बाद में आता है आपके टैकोमीटर। टैकोमीटर इसके द्वारा शाफ्ट की गति ज्ञात करने, शाफ्ट की गति ज्ञात करने। नंबर 26 ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जिसको हम डीपी कहते हैं, हमारे घरों के आसपास होता है ना ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता को, इसको डीपी कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने में। परिवर्तित का मतलब कम ज्यादा, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम ज्यादा करने में, परिवर्तित करने में। कम भी कर सकता है और ये ज्यादा भी कर सकता है। जैसे हमारे घरों में जो डीपी लगी हुई होती है, उससे पहले जो कनेक्शन आता है वो 11,000 की केबल से आता है, 11,000 वाली लाइन से। और वो डीपी में आता है, डीपी से हमारे घरों में जो लाइन आती है वो आता है वोल्टेज 220 के लगभग, 220 से 240 के मध्य आता है, ठीक है। और वो वोल्टेज होता है घर का कनेक्शन, तो वो वोल्टेज को कम कर दिया ना उसने, तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने में, मतलब कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर के बाद में होता है टेलीमीटर। टेलीमीटर का उपयोग होता है दूर स्थित भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने में। टेलीमीटर दूर स्थित भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने में, ये टेलीमीटर हो गया। टेलीमीटर के बाद होता है आपके टोनोमीटर, ध्वनि का तारत्व या आवृत्ति ज्ञात करने में। टोनोमीटर टोनोमीटर का उपयोग होता है ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करने। ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करने। एक होता है यूडोमीटर। जो यूडोमीटर होता है, उस यूडोमीटर का उपयोग होता है वर्षा मापने में, वर्षा मापक यंत्र, रेन गेज भी कहते हैं इसको, वर्षा मापने। इसको क्या कहते हैं, रेन गेज भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपके वेंचुरी मापी, द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने में। वेंचुरी मापी द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने में। ठीक है। एक विस्कोमीटर और होता है लास्ट,
द्रव की श्यानता ज्ञात करने, विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता ज्ञात करने, ज्ञात करने। ठीक है, ये आपके कुछ वैज्ञानिक यंत्र थे जिनके विषय में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर जो है आपके भौतिक जगत वो यहीं पे समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर आपके समाप्त हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था आपके भौतिक जगत। 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का भौतिक जगत था, जो कि आपके क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। नया सिलेबस जो आया आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें पहला चैप्टर यहीं तक है, तो आपका पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इन सबको याद करें, आगे आने वाली काम आने वाली चीजें सारी।